नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ PCS पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 9 बजे का सेशन हमारा सेशन रहता है बुक्स के लिए, यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटी थ्रू आउट द वीक। विपिन चंद्रा विरज सर के द्वारा हिस्ट्री और सुभाष कश्यप मेरे द्वारा हम लोग इन दोनों बुक्स को फिलहाल कवर कर रहे हैं। इन दोनों बुक्स को कवर करने की जो हमारी स्ट्रेटेजी है वह है MCQ बेस्ड, यानी कि हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराते हैं और इसी क्वेश्चंस के द्वारा हम लोग पूरी बुक को कवर कर रहे हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय हम लोग लेंगे नहीं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वह है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार में भी हमारा जो 8वां चैप्टर है उसका आज हम 5वां पार्ट यानी कि 5वां भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो हम अपने क्लास को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये कहता है कि यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, आपको दोनों कथनों पर विचार करना है, दोनों स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। क्या है स्टेटमेंट नंबर 1? स्टेटमेंट नंबर 1 कहते हैं कि अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल है। विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, स्टेटमेंट 1 कहती है कि ये तो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। अब बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा कईयों बार हो चुकी है, बराबर हम लोग इस पर चर्चा करते आए हैं। अगर हम भारत के संविधान के आधारभूत लक्षणों की यानी कि बेसिक कंटेंट की बात करें तो बेसिक कंटेंट उस कंटेंट को कहते हैं जिसे कभी भी भारत के संविधान से हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इन्हें ही हटा दिया जाए तो संविधान का कोई मतलब नहीं होता। उदाहरण के तौर पर अगर हम भारत के संविधान से, इस सिस्टम से, इस समाज से जस्टिस शब्द को गायब कर दें तो क्या इस समाज का कोई मतलब होगा या इस संविधान का कोई मतलब बचेगा? तो जवाब है नहीं। तो ऐसे कुछ फीचर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर, जिसकी अवधारणा हम सभी जानते हैं कि केशवानंद भारती केस में हो चुकी है, कईयों बार हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ही कहा गया है कि विधि का शासन क्या ऐसे अवधारणा में शामिल है? तो देखिए, जब हम भारत के अंदर डेमोक्रेसी की चर्चा करते हैं तो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, हम लोग पहली 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ों को। अब अगर आप डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत देखें, देखिए जब भी कोई शासन या सत्ता चलती है तो शासन सत्ता को चलाने की जिम्मेदारी किसी एक खास व्यक्ति को दी जानी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब क्या है, राजा को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो पहले ये जिम्मेदारी शुरुआत में अगर हम समाज के अंदर मानव समाज की पद्धति को देखें तो सबसे पहले जिम्मेदारी प्रीस्ट वर्ग यानी कि पादरी वर्ग के पास हुआ करती थी। लेकिन जब उस व्यवस्था के अंदर कुछ खामियां रहीं तो उस व्यवस्था को बदल करके नई व्यवस्था, आप किंगडम यानी कि राजा का राज शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर भी कुछ खामी होती है तो उसको भी बदला जाएगा। और डेफिनेटली खामियां थी, क्योंकि जब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं यानी कि राजा के शासन में जो लोग हुआ करते थे उनको अधिकार प्राप्त नहीं थे, और जब इस प्रकार का सिस्टम गड़बड़ा जाता है, उसके अंदर कुछ कमी होती है तो उसको बदला जाता है। फिर से इसको बदला गया और बदल करके हम नया सिस्टम लेकर के आए, यानी कि किसको हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र के अंदर राजा कौन होता है? लोकतंत्र के अंदर कोई व्यक्ति तो राजा नहीं होता। भाई राष्ट्रपति को आप राजा कहने लगे, प्रधानमंत्री को राजा कहने लगे तो वो गलत हो जाएगा। कारण क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो शासन होता है, जो राजा होता है, वो वहाँ की जनता होती है, यानी कि हर व्यक्ति अपने आप में शासन का राजा है और उसको शक्ति दी भी गई है। लेकिन इस शक्ति को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? इस शक्ति को एग्जीक्यूट करने का तरीका है, हम लोग क्या लेकर के आएंगे? विधि का शासन लेकर के आएंगे, रूल ऑफ लॉ लेकर के आएंगे। राष्ट्रपति आएंगे जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन रूल ऑफ लॉ वहीं पर बना रहेगा। तो ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि डेमोक्रेसी इसके बिना संभव ही नहीं है। दूसरा है, भारत की संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन के मूल भाव को न्यून नहीं कर सकती है। क्या इसे न्यून किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। रूल ऑफ लॉ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो खुद डेमोक्रेसी के सिद्धांत के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन कहता है कि 2 स्टेटमेंट आपको दी गई है, इन पर आपको विचार करना है और विचार करने के बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। सही स्टेटमेंट आपको बतानी है, केवल 1 केवल 2। तो कौन सा है? दोनों सही है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर सी अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा, बोथ 1 और 2। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि फिर से आपके सामने दो स्टेटमेंट है और अब की बार क्वेश्चन है कि इनमें से आपको बताना है कि सही स्टेटमेंट कौन सी है, सही कथन आपको बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि विदेशी राजनयिक यानी कि फॉरेन डिप्लोमेट्स, कोई अमेरिका का राजदूत है, इंग्लैंड का राजदूत है, भारत के अंदर है, या कोई शासक है। अभी कुछ दिनों पहले विभिन्न देशों के राज्याध्यक्ष भारत आए, बोरिस जॉनसन आए थे, है ना जी, और कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आता ही रहता है। या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ या उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की, ये विदेशी राजनयिक हो, शासक हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो या फिर उसकी एजेंसी हो, इनके अंदर काम करने वाले लोगों को। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जब हम भारत के अंदर न्यायालयों की सिविल, आपराधिक या फिर इससे जुड़ी अधिकारिता की, यानी कि जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, तो इनके द्वारा जो जुरिस्डिक्शन है वो कुछ खास लोगों पर लागू नहीं होती है। ये खास लोग कौन है? स्टेटमेंट 1 कहती है कि विदेशी राजनयिक, अमेरिका का राजदूत हो, इंग्लैंड का राजदूत है, भारत के अंदर है, अमेरिकन एम्बेसी है, इंग्लिश एम्बेसी है, फ्रेंच एम्बेसी है, वह, उनका कोई शासक, अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत आ जाए, फ्रेंच प्रेसिडेंट भारत आ जाए, ब्रिटिश पीएम भारत आ जाए, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस और उनकी कोई एजेंसी जैसे कि WHO है, वर्ल्ड बैंक है, इत्यादि जो एजेंसियां हैं, इनके लोग जब भारत के अंदर काम करते हैं तो ये कहा जाता है कि इन पर हमारा जो कानून है वो नहीं चलता, चाहे वो सिविल कानून की बात हो या फिर हमारे क्रिमिनल कानून की बात हो, दोनों इस पर लागू नहीं होते हैं। क्या ये सही बात है? भाई देखो, हम लोग आर्टिकल 14 के अंतर्गत रूल ऑफ लॉ पढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ में क्या बताया गया कि कानून के लिए सब बराबर हैं, हम लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिनको सभी ने स्वीकार किया है। अगर हमको अपने संबंध दूसरे देशों के साथ बना करके रखने हैं और व्यवहार को बना करके अच्छे से चलना है तो उस केस में कुछ इम्यूनिटी दी जाती है। जैसे कि अगर हम भारत के अंदर किसी एम्बेसी की बात करें तो अगर मान लीजिए ये एम्बेसी का अपना ऑफिस है, दिल्ली के अंदर है, तो उसको आप भारत की टेरिटरी नहीं मानेंगे। यहाँ पर जो कानून होगा वो उस एम्बेसी का चलेगा, जहाँ जिस देश का वो एम्बेसी है उसी देश का कानून वहाँ पर चलता है। तो ये तो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि यहाँ पर कानून भारत का नहीं चलता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, आपराधिक मुकदमा दायर नहीं कर सकते। दूसरा है, परंतु अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए कार्य संबंधी निर्णयों के लिए न्यायालय के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो एक स्टेटमेंट, जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है, इसके अंदर कुछ गलती है। क्या है कि अगर राष्ट्रपति महोदय कुछ कार्य करते हैं तो याद रखना वो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति के पद का काम करने का तरीका है कि वे भारत के संविधान के अनुसार काम करेंगे। भारत के संविधान के अनुसार काम करने का मतलब है कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद जो भी सलाह उन्हें दिया करता है ये उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो भाई याद रखना, ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है, क्योंकि ये किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। हालांकि अगर हम इनको इम्यूनिटी की बात करें तो उस इम्यूनिटी के तहत भारत के राष्ट्रपति और किसी भी राज्य के राज्यपाल को ये इम्यूनिटी शक्ति दी गई है कि कभी भी उनके खिलाफ, जब तक वो शासन के अंदर है, सत्ता के अंदर है, कोई भी आपराधिक मुकदमा उनके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति होते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हुए राज्यपाल होते हुए कुछ भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखना, अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो उन्हें हटाया जा सकता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी राष्ट्रपति के पद के लिए, राज्यपाल के पद के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं है। इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये क्रिमिनल जो केस के खिलाफ इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन सिविल केस के बारे में क्या कहा गया है कि अगर सिविल मुकदमा चलाना है तो पहले एक नोटिस देना पड़ेगा, 2 महीने के एक्सपायरेशन के बाद फिर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट सही होती है। तो कहने का मतलब क्या है? अपना आंसर बनता है ओनली 1, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संसद सदस्यों को दिए गए विशेष अधिकारों का संबंध इनमें से किस आर्टिकल से है? प्रिविलेजेस गिवन टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर रिलेटेड टू। देखिए, यहाँ पर प्रिविलेज की बात हो रही है, विशेष अधिकार की बात हो रही है। कौन से विशेष अधिकार हैं ये? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब देश की संसद के अंदर कुछ कहते हैं,
मान लीजिए किसी सांसद ने कोई बयान देश की संसद के अंदर दे दिया, क्या अब इस सांसद के ऊपर कोई मुकदमा आप इस बयान के आधार पर चला सकते हैं? तो जवाब है नहीं। यही एक इम्यूनिटी है जो भारत का संविधान इन सांसदों को देता है। बस आर्टिकल आपसे पूछ लिया कि कौन से आर्टिकल के तहत ये इम्यूनिटी सांसद को प्राप्त है। तो कौन सा आर्टिकल रहेगा भाई? यहां पर ध्यान रखना, भाग 5 की बात हो रही है और भाग 5 के अंदर भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हमारी संसद के बारे में। तो ये अपना आर्टिकल आता है आर्टिकल 105। अब ऐसे ही आता है आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 किससे जुड़ा हुआ है? ये आर्टिकल 174 स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य के विधानमंडल से जुड़ा हुआ है और उसके अंदर भी सेशंस यानी कि सत्र से जुड़ा रहता है। आर्टिकल 361 के अंतर्गत इम्यूनिटी प्राप्त है और आर्टिकल 361A कहता है कि अगर देश की संसद या फिर राज्य के विधान मंडल के अंदर कोई कार्य हुआ है, उस कार्य की सही रिपोर्ट कोई व्यक्ति छाप देता है, पब्लिश कर देता है, लोगों को बता देता है, तो उस पर इस आधार पर मुकदमा नहीं चल सकता कि उसने रिपोर्ट पब्लिश कर दी, प्रोवाइडेड दैट कि सही रिपोर्ट उसने पब्लिश की है। तो भाई ये यहाँ पर अपना अलग अलग आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्टिकल 15(1) के अनुसार राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर विभेद नहीं करेगा, किस आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा? देखिए आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत जो अधिकार दिया गया है, सबसे पहले ये अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अब आर्टिकल 15 को देखें तो यहाँ पर कई कॉरोलरी, जैसे आर्टिकल 15(1) है, 15(2) है, आर्टिकल 15(6) तक ये कॉरोलरी चलती है। अब जब आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर कहा गया कि राज्य अपने नागरिकों में केवल कुछ खास आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। ये कौन कौन से खास आधार हैं? अगर हम इन केवल कुछ खास आधारों की बात करें तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान, तो ये 5 आधार है, केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है। कई बार वैसे तो मेंस की पर्पस की बात करें तो आर्टिकल बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, लेकिन अगर हम पीटी की बात करें तो कई बार ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लिया करता है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं बनेगा भाई? किस आधार पर विभेद नहीं करेगा? धर्म के आधार पर भी नहीं करेगा, जाति के आधार पर भी नहीं करेगा, नस्ल के आधार पर भी नहीं करेगा, लिंग के आधार पर यानी कि महिला है पुरुष है, केवल इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव के अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन जब निवास स्थान की बात करें तो निवास स्थान का यहाँ पर कोई चर्चा नहीं आती है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस की चर्चा आर्टिकल 15 के अंतर्गत नहीं आती है। तो क्या अपना आंसर बनेगा? 1, 2, 4, 5 कौन से ऑप्शन में बन रहे हैं? 1, 2, 4, 5 आते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक जानकारी, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए अफोर्डेबल एजुकेशन स्टडी IQ लेकर के आया है, जहां पर बच्चा अगर तैयारी करते हैं तो ज़्यादा फीस नहीं है। उसकी फीस सिर्फ मात्र 18,500 रुपये, और उसके लिए भी आपको ये कोड लगा देंगे तो मज़ा आ जाएगा। अब ये जो बैच है 20 जून से लाइव हो चुका है, 20 जून 2022 से शाम को 6 बजे। तो अभी आप जाएं, इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप नहीं करना चाहते, कोई और बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई राज्य सरकारी नौकरियों में पुरुष और नारी उम्मीदवारों के समान रूप में है, यानी कि योग्यता होने की स्थिति में महिलाओं को प्राथमिकता या वरीयता देता है, तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार राज्य का यह कार्य कैसा माना जाएगा? आरक्षण के तहत आएगा। दूसरा कहता है सकारात्मक कार्यवाही यानी कि अफर्मेटिव एक्शन। तीसरा कहता है समता के अधिकार का उल्लंघन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत बताई गई है, उसके खिलाफ जाएगा। या फिर भेदभाव पूर्ण व्यवहार यानी कि इसको डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर माना जाएगा। देखिए वैसे अगर हम रोजगार की बात करें, अर्हता की बात करें, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों के लिए समान योग्यताएं हैं, लेकिन समान योग्यताओं के बावजूद भी राज्य ने एक और पॉइंट निकाला, और वो पॉइंट रहा कि हम महिलाओं को वरीयता देंगे, प्रेफरेंस देंगे। अगर इस मामले को आप कोर्ट लेकर के जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? देखिए जब वरीयता की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये कि वरीयता क्यों है, प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? प्राथमिकता देने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि समाज के अंदर उनका जो योगदान है, योगदान तो पूरा है, लेकिन उनको अधिकार कितने मिले हैं, समाज का उनके प्रति नजरिया क्या है, इसीलिए तो वरीयता दी जाती है। तो क्या ये किसी भेदभाव का कारण है? तो जवाब है कोई भेदभाव नहीं है, ये तो बस एक अफर्मेटिव एक्शन है
यानी कि सकारात्मक कार्यवाही है, यानी कि ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो बी इसका सही आंसर बन जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जिनके लिए आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी जरूर अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कहा गया कि दो कथन आपके सामने है, दोनों कथनों पर आपको विचार करना है और विचार करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 कहते हैं कि अनुच्छेद 15 और उसकी कॉरोलरी 5 के अनुसार, क्लॉज 5 के अनुसार राज्य अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं सहित सभी सरकारी या निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजाति, जाति या अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को दाखिले में आरक्षण दे सकता है। बेसिकली आरक्षण की बात है, कौन सा आरक्षण है, ये आरक्षण की चर्चा हो रही है एजुकेशन में, यानी कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की चर्चा हो रही है और कह रहा है कि आर्टिकल 15(5) के अनुसार राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को रिजर्वेशन दे सकता है, चाहे उसमें अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थान क्यों ना हो। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरा कहता है कि आर्टिकल 15(5) को 93वें संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से जोड़ा गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम आर्टिकल 15 पढ़ते हैं तो यहाँ पर यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब यहाँ पर जो अधिकार है, इस अधिकार को हम लोग कई रूप में पढ़ते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और उसके बाद इसका क्लॉज 6। देखिए 15(1) की बात करें तो ये कहता है कि राज्य अपने नागरिकों में केवल कुछ खास आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 कहता है कि देखिए जब हम बात करते हैं सार्वजनिक स्थलों की, तो सार्वजनिक स्थलों पर सभी की पहुंच होनी चाहिए, यानी कि जन्म के आधार पर इस कुछ खास आधारों पर आप किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर जाने से नहीं रोक सकते, कुओं से, बावड़ियों से, तालाबों से, तो वहां जाने से उसको रोका नहीं जा सकता। तो ये दो अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन इनके साथ साथ यहाँ पर यह कहा गया कि अगर राज्य चाहे तो महिला और बालकों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है उनके उत्थान के लिए। ऐसे ही करके कॉलोनी आगे चलती जाती है। तो ये तो आपको ओरिजिनल संविधान के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन बाकी की जो कॉलोनी है इनको बाद में जोड़ा गया। जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 15 और उसके 5 क्लॉज, अगर इस क्लॉज को देखें तो यहाँ पर आरक्षण की बात बिल्कुल सही है। राज्य चाहे तो ऐसा प्रावधान बना सकता है, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में इन वर्ग के लोगों को आरक्षण दे सकता है। अब चाहे ये शैक्षणिक संस्थान राज्य से सहायता प्राप्त करते हो या सहायता ना प्राप्त करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट गलत हो गया, और वो क्या है, वो पॉइंट है अल्पसंख्यक वर्ग, यानी कि माइनॉरिटीज के जो स्कूल्स हैं, माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर भी कैसे लागू किया जा सकता है। तो याद रखना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर इसे लागू नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ये पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। यानी कि क्या बात हो गई यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं माइनॉरिटी क्लास के, ये स्टेटमेंट बस थोड़ी सी गलत हो गई। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है फैक्चुअल है कि आर्टिकल 15 और कॉलोनी 5 को कब जोड़ा गया। तो भाई इसको 93वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। जैसे कि आर्टिकल 15 और क्लॉज 4 की बात करें तो इसको पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और इसको कब जोड़ा गया ये मुझे आप बताएंगे। यहाँ पर क्या किया गया था, अभी कुछ दिनों पहले सामान्य वर्ग के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया गया था, EWS कैटेगरी के अंदर आरक्षण दिया गया था। तो ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा दिया गया था, उसी के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे मुझे कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, पहली गलत है। तो कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अपने पास जो आंसर ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी अपना सही आंसर बन जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 का विस्तार सरकारी सहित गैर सरकारी संस्थाओं या निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले पदों तक है। यानी कि जो आरक्षण हमको आर्टिकल 16 के अंतर्गत मिलता है, सबसे पहले आर्टिकल 16 को समझ लीजिए। आर्टिकल 16 में भी एक क्लॉज नहीं है, इसमें मल्टीपल क्लॉज आती हैं। जैसे कि सबसे पहले आर्टिकल 16 की लाइन जरा पढ़ेंगे तो ये कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समानता। अवसर की समानता कहां पर, ये अवसर की समानता है सार्वजनिक सृजन के क्षेत्र में। एम्प्लॉयमेंट कहां पर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो यहां पर ऑप्शन में देखेंगे तो निजी क्षेत्र की बात हो रही है।
जैसे अभी मैंने जब आपको लक्ष्य सीरीज पढ़ाई थी तो उसके अंदर एक किस्सा मैंने बताया था कि हरियाणा के अंदर कुछ दिनों पहले एक बिल वहाँ की विधानसभा ने पारित किया, राज्यपाल ने साइन किया कि भाई जो लोकल लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा कुछ खास नौकरियों में। तो एक बड़े पैमाने पर जो है जॉब्स राजस्थान हरियाणा के अंदर लोकल्स के लिए रिजर्व की गई। तो क्या उसका आर्टिकल 16 से संबंध है, वो तो मैंने आपको वहीं पूरा एनालाइज करके बता दिया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, अगर निजी संस्थानों के अंदर इस आरक्षण को देखें तो क्या ये आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है? तो जवाब है नहीं। आर्टिकल 16 सिर्फ सार्वजनिक सृजन के क्षेत्र में काम करता है। दूसरा कहता है आर्टिकल 16 का अधिकार केवल उन मामलों में लागू होता है जहां पर राज्य द्वारा नौकरी दी जा रही है। जब राज्यों के द्वारा नौकरी दी जाएगी क्या उन्हीं पर एप्लीकेबल होगा, या राज्य के अलावा कोई और नौकरी दी जाएगी वहां पर भी एप्लीकेबल होगा? तो जवाब याद रखना क्या होगा भाई इसका, यहाँ पर ये सही स्टेटमेंट बन जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, अपना ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है, केवल दूसरी स्टेटमेंट सही है। अब जैसा मैंने आपको बताया था आर्टिकल 16 के अंतर्गत बताया गया है कि हमें सार्वजनिक सृजन के क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं करना है, यानी कि आर्टिकल 16 के अंतर्गत दिया गया जो अधिकार है वह सबसे पहले केवल और केवल हमारे नागरिकों के लिए है। केवल और केवल हमारे नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है। अब जब यह अधिकार दिया गया है तो भेदभाव की मनाही की गई है, विभेद की मनाही की गई है। किस आधार पर विभेद की मनाही की गई है? यहां पर आर्टिकल 16(2) कहता है कि देखिए, जब राज्य अपने लोगों को नौकरी देगा तो अपने नागरिकों में केवल कुछ खास आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन से आधार पर? रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट यानी कि वंश, और साथ में प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये कुछ आधार बताए गए हैं कि केवल इन आधारों पर राज्य अपने नागरिकों के अंदर कोई भेदभाव नहीं करेगा। बस यही फैक्ट यहां पर पूछ लिया गया है कि इनमें से विभेद को निषेधित करने वाले आधार हैं। किन आधारों पर भेदभाव मना है? वंश के आधार पर क्या है? बिल्कुल मना है। निवास स्थान के आधार पर बिल्कुल मना है। जन्म स्थान के आधार पर भी मना है, और मूल वंश यानी कि रेस के आधार पर भी मना है। तो यहां पर आपके 1, 2, 3, 4 यानी कि ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए होता क्या है, वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये छोटा छोटा खेल खेल रहे हैं आप, एक शब्द को पकड़ने। अभी यूपी पीसीएस का जब पेपर हुआ था तो वहां पर आर्टिकल 108 आर्टिकल एमपीपीसीएस का आर्टिकल 108 से क्वेश्चन आया। और आर्टिकल 108 में आप सभी को पता है कि ज्वाइंट सिटिंग की चर्चा होती है, यानी कि संयुक्त सभा की चर्चा है। पूरा क्वेश्चन हर बच्चा सॉल्व कर सकता था, लेकिन एक शब्द उसके अंदर घुमा दिया और वो शब्द था इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब है कि राष्ट्रपति के इंटेंशन पर ही ज्वाइंट सभा बुलाई जा सकती है। बस इस शब्द को पकड़ के क्वेश्चन बना दिया था। तो कहने का मतलब क्या, जब संविधान पढ़ते हैं तो एक एक शब्द को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ तो वहां पर एक क्वेश्चन आ गया था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 लागू होने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं? सबसे पहले व्यक्ति को पिछड़े वर्ग का होना चाहिए। दूसरा कहता है कि राज्य की राय में उस वर्ग को राज्य के अधीन पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो। यहां पर बात हो रही है आरक्षण, और वो कौन सी? प्रमोशन के अंदर आरक्षण। क्या ये पॉसिबल है? आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 इस बात की बिल्कुल गवाही देता है, इजाजत देता है और कहता है कि दिया जा सकता है। सबसे पहले ऐसा व्यक्ति पिछड़े वर्ग का होना चाहिए। दूसरा, जो राज्य के अधीन पद हैं उनमें क्या होगा, उन पर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तभी ये किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर सी यानी कि बोथ 1 and 2 आर ट्रू। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। दूसरा कहा गया है आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार पिछड़े वर्गों में शामिल वर्ग की घोषणा करेगी और सरकार का यह निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर होगा। दोनों कथनों को पढ़ना है, एनालाइज करना है, फिर बताना है कि सही इसमें से कौन सा है। देखिए सबसे पहले पिछड़े वर्गों के लिए अगर किसी आयोग की बात करें तो बिल्कुल सही है कि 340 के तहत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि इसके द्वारा कोई निर्णय आता है और उसी आधार पर जो है सरकार पिछड़े वर्गों में शामिल वर्गों की घोषणा करेगी और ये जो निर्णय होगा वो न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर होगा,
यानी कि जुडिशियल रिव्यू इस पर नहीं लगेगा। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर से बाहर चला गया। क्यों? क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन जिसे आप जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है। अगर कोई भी कानून इसके दायरे से बाहर जाता तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत हो जाती है। पहली तो सही है, इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का संबंध संविधान के अनुच्छेद 17 से है। दूसरा कहता है कि अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता निवारण यानी कि प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी या फिर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से है। देखिए यहाँ पर आपको फैक्चुअल जानकारी कुछ होनी चाहिए, कुछ कंसेप्चुअल जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन कौन से वाला, फैक्ट्स पर आधारित है। सबसे पहले अगर हम भारत के संविधान के अंदर हम पहला अपना मौलिक अधिकार देखें तो उसे कहा गया है राइट टू इक्वलिटी। ये राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक जाता है, यानी कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जिनके अंदर राइट टू इक्वलिटी की चर्चा है। यहाँ पर भी आर्टिकल 17 के अंदर कहा गया है कि हमारे देश के अंदर एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। इस अस्पृश्यता को खत्म करना और खत्म करने की जिम्मेदारी देश की संसद को दी जाती है, यानी कि कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है, सिर्फ इतना कहा गया कि अनटचेबिलिटी को खत्म कर देना है। अब जब संसद के पास ये जिम्मेदारी आई तो संसद ने 1955 के अंदर एक एक्ट पास किया जिसे हम कहते हैं अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। लेकिन इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम के नाम को बाद में 1976 में बदला गया और इसी अधिनियम का नाम बदल के रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। यानी कि पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया कि आर्टिकल 17 के अंदर क्या कहा गया कि अस्पृश्यता को खत्म करना है, उसका निराकरण करना है, उसको बंद करना है, खत्म करना है। तो क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हमारी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, इसीलिए अपने पास जो आंसर है वो बन जाता है क्या? सी। इसके बाद चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत समाविष्ट तत्व हैं। आर्टिकल 18 के अंदर इनमें से क्या दिया गया है? फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बड़े पैमाने पर देखे गए हैं। सिर्फ पीसीएस के अंदर नहीं, यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या कहता है आर्टिकल 18 में? 2 पॉइंट अपने पास है। क्या इन दोनों पॉइंट का सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 18 से मैच करता है? सबसे पहला कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। आर्टिकल 18 का सब्जेक्ट मैटर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर आता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि देश के अंदर जो कुलीन वर्ग की उपाधियां हैं, जो कुलीन वर्ग की उपाधियां हैं यानी कि हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी, उनका भारत के अंदर अंत किया जाएगा। और जब उनका भारत के अंदर अंत किया जाएगा तो किसी भी भारतीय को ये भी हिदायत दी गई है, मनाही की गई है कि आप विदेश के द्वारा दी गई किसी भी सरकार से ऐसा कोई भी टाइटल स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन जब हम कहते हैं कि उपाधि नहीं देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेरिट को नहीं पहचानेंगे। मेरिट पहचाननी होगी। मेरिट जब तक नहीं पहचानेंगे तो हमारी सिविल सोसाइटी का निर्माण कैसे होगा? मतलब क्या है कि अगर किसी बच्चे ने एकेडमिक्स में कमाल किया है तो उसको डिग्री भी मिलेगी, पुरस्कार भी मिलेगा। उसी प्रकार से देश के अंदर मिलिट्री पुरस्कार जो होते हैं उनको भी कंटिन्यू किया जाएगा और साथ में हमारे समाज के अंदर जो सिविल पुरस्कार दिए जाते हैं जैसे कि भारत रत्न है, पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पद्म भूषण है, उनको भी दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो भी मेरिट के आधार पर है, समाज के अंदर दिए गए योगदान के आधार पर है, कुलीन वर्ग के आधार पर नहीं है। तो इसीलिए ये जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट भी जो बिल्कुल सही हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा उपाधि भारत के नागरिकों को दूसरों से नहीं लेनी है। तो मतलब क्या होता है? मतलब होता है 1 और 2 दोनों के दोनों बिल्कुल सही हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। हटाने से पूर्व यह निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित था? बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शामिल किया है। राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, आज के टाइम पर मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे
मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके भाग 12 में आर्टिकल 300A के अंदर रख दिया गया है। लेकिन इससे पहले जब 1978 से पहले की बात करें तो भारत के संविधान में से कहां पर रखा गया था? इसे भारत के संविधान में आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर रखा गया था। और आर्टिकल 19(1)(f) उस समय पर क्या कहता था? आर्टिकल 19(1)(f) कहा करता था कि भारत के हर नागरिक को संपत्ति खरीदने का, एक्वायर करने का, उसे अपने पास रखने का और साथ में उसे बेच देने का अधिकार है। एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, ये अधिकार भारत के संविधान में हमको दिया गया था। इससे जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल 31 भी हुआ करता था, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा इन दोनों आर्टिकल्स को, आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया। तो कहने का मतलब क्या है? अपना आंसर बनता है सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है कि कोई निर्बंध युक्ति युक्त है या नहीं, इसका निर्धारण अंतिम रूप में कौन करता है? रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है, इसका निर्धारण अंतिम रूप में कौन करेगा? ये क्वेश्चन कहां से आता है? देखिए, जब हम भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो भारत के संविधान के अंदर जो अधिकार हमको दिए गए हैं, क्या वे एब्सोल्यूट है? क्या उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है? जैसे कि आर्टिकल 19 के अंदर हमको दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। तो वाक एवं अभिव्यक्ति का क्या ये मतलब होगा कि व्यक्ति जो चाहेगा वो बोलेगा, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है? या फिर कोई अन्य अधिकार हो, क्या उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है? देखिए, अगर आप उन पर कोई लिमिटेशन नहीं लगाएंगे तो देश के नागरिक, आपको पता ही कि अलग अलग प्रकार के होते हैं भाई, समाज के अंदर बहुत अलग प्रकार के तत्व होते हैं, साथ में राजनीतिकरण भी होता है। तो कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आ जाएगी कि देश के अंदर अनार्की का मतलब क्या है? कहीं कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा? इस पूरी स्थिति को रोकने के लिए, परिस्थिति को अवॉइड करने के लिए देश के संविधान के निर्माताओं ने हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ प्रतिबंध भी लगाए, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतिबंध है, देश की सुरक्षा आंतरिक बाहरी सुरक्षा हो गई, दूसरे देशों के साथ संबंध है। यानी कहने का मतलब क्या है? विभिन्न आधारों पर देश के संविधान के अंदर प्रतिबंध लगाए गए, साथ में देश की संसद को भी अधिकार दिया गया कि वो भी चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन ये जो प्रतिबंध हैं, ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये रीजनेबल हैं या नहीं है, अंत में इनका टेस्ट कौन करेगा, कौन इसको सर्टिफिकेट देगा? तो उसी के बारे में क्वेश्चन है। देखिए, वैसे तो संसद को अधिकार है कि रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका प्रोटेक्टर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो अंत में मामला कहां पर जाएगा? अंत में मामला न्यायालय के पास जाएगा और न्यायालय ही डिसाइड करेगा कि ये जो अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकारों पर लगाए गए रेस्ट्रिक्शंस सही हैं, रीजनेबल हैं, जस्ट हैं, फेयर हैं या नहीं है। तो अंत में यहाँ पर अधिकार किसका है? देश की न्यायपालिका का है। चलिए, तो अब हो गया है इस सेशन को समाप्त करने का समय। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, यानी कि अपन मिलेंगे मंडे को 10 बजे, ठीक है? 9 बजे वाले शो में विरध सर आ जाएंगे, 10 बजे यानी कि फिर से हम लोग तैयारी करेंगे यूपी पीसीएस मेंस की। तो चलिए, अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।